प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय साथियों और प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है कल 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व हमारा मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो इससे संबंधित जो झंडा यानी ध्वजारोहण की जो बात की जाएगी, यानी झंडा फहराना, राइट, यानी फ्लैग होस्टिंग को लेकर के कुछ नियमावलियां हैं, उन नियमों को जानना आवश्यक है। और ये एक सजग नागरिक होने के नाते भी ये जानना आवश्यक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जानना आवश्यक है ही। इस बार आपके आईएएस के प्री के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अभी 2023 में जो 28 मई को प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी प्रश्न आया हुआ था कि जो आपका राष्ट्रीय झंडा है उसकी आमाप कितनी होगी, प्लस उसका जो साइज है वो डिफरेंट पर कितना क्या होगा। इस तरह से वो प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो स्वाभाविक है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो महत्व रखता ही है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए झंडे को फहराने के जो नियम हैं उनको जानना जरूरी है, बल्कि एक भारत के सजग नागरिक होने के नाते भी ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो झंडा है हमारा, वो क्या है? हमारी संप्रभुता का प्रतीक है, वो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो हमारी गरिमा का प्रतीक है, विश्व में हमारी स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है, और उसका सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। ये संविधान के भाग 4 में जो नीति निषेध तत्व वाला भाग है, उसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, उसमें भी ये आपका एक मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि आपको भारत के राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान, इन सब का क्या करना है? सम्मान करना है। तो किन स्थितियों में अपमान कहलाएगा, किन स्थितियों में सम्मान है, ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। इसके लिए भारतीय संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, और इसमें 3 कानून बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनसे ध्वजारोहण की नियमावली है वो आपकी परिभाषित होती है। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से आप समझिएगा। पहला, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण, अधिनियम 1950 आपका दिया हुआ है। एक तो इससे विनियमन होता है, यह हमारा 1950 का एक्ट है। दूसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। इसके उपबंधों से विनियमित होता है हमारा ध्वजारोहण के जो नियम हैं। और फिर इनमें जो नियम दिए हुए हैं उनको एक जगह संहिताबद्ध करने की कोशिश की गई है, और वो है आपका भारतीय ध्वज संहिता 2002। और इसी से रिलेटेड इस वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 3 मूलभूत कानून हैं जिनके माध्यम से आपके जो झंडा है उसका विनियमन किया जाता है कि इसका अपमान ना हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक को नीचे उतारा गया था, और हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को, जिसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, इस झंडे को हमने आरोहण किया था, यानी नीचे से ऊपर गया था और यूनियन जैक को ऊपर से नीचे उतारा गया था। इसका मतलब था कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हो गए, हम स्वाधीन हो गए, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके आए, जो एक लंबे समय से ब्रिटिश हम पर शासन कर रहा था, जिसका यूनियन जैक हमारे ऊपर लहरा रहा था, उसको हमने उतार दिया और हमारा अपना राष्ट्रीय झंडा अपने उच्च स्थान पर पहुंच गया, अपने जो वांछित स्थान है उस पर पहुंच गया, गरिमामय स्थान पर पहुंच गया, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो जानिए इस सब के बारे में सब कुछ। तो ये 3 अधिनियम हैं जिनके माध्यम से ये विनियमन होता है। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि भाई 15 अगस्त को
जो स्कूल और कॉलेज हैं, आपके जो शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर झंडा फहराने की नियमावली क्या है इन कानूनों के अनुसार। और ये उन सभी लोगों को जानना जरूरी है जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, वर्तमान में पास आउट हो चुके हैं, लेकिन पास आउट होने के बावजूद भी उन नियमों को नहीं जानते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने सर्किल के लोगों को बताएं, उस ग्रुप में शेयर करें इसको, ताकि वो भी इन सब बातों को जानें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है किसी व्यक्ति के, जो मूल्यों को सीखता है, तो पहली उसकी प्राथमिक संस्था होती है परिवार। सबसे पहले तो परिवार में मूल्य सीखता है, उसके बाद वो अपने आस पड़ोस से मूल्य सीखता है, और सर्वाधिक निर्णायक जो रोल होता है वो आपका शिक्षण संस्थानों का होता है, स्कूल और कॉलेज। और स्कूल कॉलेज में जो मूल्य सीखता है उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और उसी मूलभूत मूल्यों के आधार पर अब वो समाज में अपनी परफॉर्मेंस करता है। तो जायज सी बात है कि शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय जो झंडा है आपका तिरंगा, उसको फहराने की नियमावली क्या है वो थोड़ा सा शॉर्ट में आप यहां पर जान लीजिए। मूल बातों को हमने यहां पर निकाला है इन अधिनियमों में से, और ये आप गूगल पर भी जाकर के, ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये मेरे पास ही है या किसी एक के पास है, ये दस्तावेज सार्वजनिक हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वेबसाइट खुलेगी आपकी संबंधित, उसमें आप क्लिक करेंगे, जो कुछ भी मैं यहां बताने जा रहा हूं वो वहां पर आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक। लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं आपके अंदर चेतना विकास के लिए, राइट, ताकि आप भी इसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं, एक सजग नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षण संस्थानों में, यानी शैक्षिक संस्थानों में सही तरीके से झंडे को फहराने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो वो बातें मैंने यहां पर आपको नोट डाउन कर रखी हैं, स्लाइड्स में देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है कि विद्यार्थियों को खुले ग्राउंड में एकत्रित होना है, और वो भी किसमें, वर्गाकार में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का फैक्ट है। यानी ग्राउंड में कैसे खड़े होंगे, वर्गाकार में, और उस वर्गाकार में 4 कोने हो गए, तो 3 कोने में तो स्टूडेंट खड़े होंगे और एक कोना झंडे के लिए होगा, और उस एक कोने के बिल्कुल बीचों बीच में, राइट, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से आपने ग्राउंड बनाया है, तो यहां स्टूडेंट हो गया, यहां स्टूडेंट हो गया, यहां स्टूडेंट हो गया, ये किसके लिए होगा, झंडे के लिए। तो बिल्कुल बीचों बीच में, यानी इस स्थान पर आप क्या करेंगे, झंडे का पोल लगाएंगे यहां, चूंकि ध्वजारोहण इस जगह होना है, या मान लीजिए इस जगह, या इस जगह, या इस जगह, यानी एक कोना फिक्स कर देंगे वर्गाकार में, और उस एक कोने के बिल्कुल मध्य में आप पोल को स्थापित करेंगे जिस पर ध्वजारोहण होना है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है, अब इसमें सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है कि स्कूल या कॉलेज में जो झंडा फहराने की यानी ध्वजारोहण की जो उत्तरदायित्व है वो किसका है, आपका प्रधानाध्यापक का है या प्रिंसिपल का है, ठीक। लेकिन अगर स्कूल में कोई गणमान्य व्यक्ति बुलाया गया है, तो फिर उस गणमान्य व्यक्ति के माध्यम से उस झंडे को ध्वजारोहण कराया जाएगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, प्रधानाध्यापक या झंडे को फहराने वाला कोई गणमान्य व्यक्ति अगर बुलाया है, तो वो व्यक्ति और मुख्य छात्र का मतलब क्या हुआ कि जैसे स्कूल है आपका, मान लीजिए पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक है, तो 12 क्लास हो गई, तो 12 क्लास को मिलाकर के एक छात्र का चुनाव होगा, उसको कहेंगे हम मुख्य छात्र, जो उस दिन उस परेड को लीड करेगा। और फिर प्रत्येक कक्षा का एक मॉनिटर होता है, तो एक मॉनिटर हो गया, और पूरे स्कूल के छात्र का चुनाव हुआ उस दिन के लिए एक स्टूडेंट जो मुख्य छात्र होगा, जो झंडे के लिए उस दिन के लिए वो नियुक्त किया जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से आप समझिएगा, जहां झंडा आपने कोने पर लगाया है, राइट नाउ एक वर्ग के एक कोने पर बिल्कुल मध्य में जो लगाया है, वहां से ठीक 3 कदम पीछे, इस तरह से 1 2 3 करके क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में आपसे, तो
तो ठीक 3 कदम पीछे खड़े होंगे। कौन कौन? कि प्रधानाध्यापक, और अगर किसी व्यक्ति को बुलाया है, गणमान्य व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति, राइट, और प्लस मुख्य छात्र झंडे से 3 कदम पीछे खड़े होंगे। ये नियमावली है, ये नियमावली जानना बहुत जरूरी है। आइए आगे क्या होगा फिर। अब जो ये 3 कोने जो आपने बनाए हैं जहां छात्र एकत्रित होंगे, तो वहां पर क्या होगा, 10-10 छात्रों के दल में, और अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है तो वैसे ही इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 10-10 से आप शुरुआत करेंगे, राइट, दल में, या अधिक संख्या होने पर अधिक संख्या में लाइन में खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल को क्रम में खड़ा किया जाएगा, राइट। यानी एक कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, तीसरी कक्षा ये हो गई, चौथी कक्षा ये हो गई। इस तरह से क्रमबद्ध रूप में उनको क्या किया जाएगा, सजाया जाएगा 10-10 की टोली में, राइट नाउ। और ज्यादा संख्या है तो ज्यादा आप बढ़ा दीजिए, ठीक। अब क्या होगा कि कक्षा का मॉनिटर अपनी कक्षा की पहली पंक्ति, अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी एक कक्षा का एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाईं ओर, यानी मॉनिटर कहां खड़ा होगा, पहली पंक्ति के दाईं ओर खड़ा होगा। ये नोट करने वाली पॉइंट है ये, यानी पहली पंक्ति के दाईं ओर खड़ा होगा। और कक्षा अध्यापक, अब उस कक्षा का एक क्लास टीचर भी होगा जो पूरे उस क्लास को संभालते हैं। वो जो कक्षा अध्यापक है वह अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 4 सेक्शन हैं, तो 4 सेक्शन में पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति के दाईं ओर कौन हो गया, मॉनिटर हो गया, और एकदम जो अंतिम पंक्ति है उससे 3 कदम पीछे बीच में खड़ा होगा कौन, आपका क्लास टीचर। यानी क्लास टीचर और मॉनिटर दोनों की पोजीशन हमने कानून में परिभाषित कर दी है, नियमावली में स्पष्ट कर दी है कि क्लास टीचर और मॉनिटर कहां खड़ा होगा। तो मॉनिटर खड़ा होगा अपनी क्लास की पहली पंक्ति की दाईं ओर, और जो कक्षा अध्यापक है वो खड़ा होगा आपके अंतिम पंक्ति से 3 कदम पीछे, ठीक बीचों बीच में। तो ये है आपके कक्षा का मॉनिटर और कक्षा अध्यापक की पोजीशन, ठीक। आगे आइए। कक्षाएं वर्गाकार आकार में खड़ी की जाएंगी और उसमें सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाईं ओर, यानी दाईं तरफ क्या होगी, सबसे बड़ी कक्षा होगी, फिर उससे छोटी कक्षा, जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास तक है तो 10वीं क्लास, उसके बाद 9वीं क्लास, इस तरह से वरिष्ठता क्रम में ये सजा दी जाएंगी। यानी अभी असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया कि 10वीं क्लास बाईं ओर, और जैसे जैसे दाईं ओर आप जाएंगे, यानी बाईं ओर जाएंगे आप, दाएं से बाएं जाएंगे, तो ये कक्षा का क्रम घटता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आप इन्हें सजाएंगे, ये भी आपके इन नियमों में लिखा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, हर पंक्ति के बीच में, जैसे एक पंक्ति ये हो गई और दूसरी पंक्ति ये है, तो उसके बीच का गैप भी फिक्स कर दिया गया है। वो गैप कितना होगा, या तो 1 कदम होगा या 30 इंच, राइट नाउ, लगभग, यानी 1 कदम या लगभग 30 इंच के बीच का गैप होना चाहिए, और कक्षा के बीच में समान अंतर का गैप होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक लाइन ये हो गई, इसके बाद जो दूसरी लाइन होगी, इन दोनों के बीच में 30 इंच का गैप होना चाहिए, राइट। यूपी पीसीएस में इस तरह का भी आपसे प्रश्न किया गया है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। स्टेट पीसीएस में और वनडे टेस्ट में तो इस तरह के प्रश्न अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, राइट। और इस बार तो यूपीएससी ने भी किया है। तो आइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का जो छात्र नेता है, यानी जो मैंने अभी आपको बताया ना, मुख्य नेता, जो उस दिन के लिए जो चुना गया है, स्कूल का छात्र नेता जिसे परेड की जिम्मेदारी दी गई है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान या अटेंशन में आने की आज्ञा देगा, और झंडे को लहराने पर परेड को झंडे को सलामी देने के लिए आज्ञा देगा। यानी जो पूरे कॉलेज या स्कूल के लिए जिस दिन के लिए उस छात्र नेता को चुना गया है, वो सावधान पोजीशन में लेकर के आएगा परेड के लिए, राइट। ये उसकी जिम्मेदारी है। इज इट क्लियर? परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर कमान आने पर सावधानी की अवस्था में आ जाएगी। इज इट क्लियर? यानी
वो सावधान, विश्राम, इस तरह से वो क्या कमांड देता है। तो कमांड के अकॉर्डिंग, यानी जो पंक्तियों में जो छात्र खड़े हुए हैं, वो जो छात्र नेता जिस तरह से कमांड दे रहा है, उस कमांड को उसे क्या करना है, फॉलो करना है। आइए आगे क्या है फिर, जब हर कक्षा तैयार हो जाती है इस तरह से, तो हर कक्षा का मॉनिटर अब आगे आएगा। मॉनिटर आ गया, मॉनिटर सबसे पहले देखेगा उसकी कक्षा रेडी है, प्रत्येक कक्षा का मॉनिटर, और फिर वो आगे आकर के किससे, उस चुने हुए छात्र नेता का अभिवादन करेगा। राइट, मॉनिटर निकल करके आएगा, अभिवादन करेगा कि भाई तैयार हैं हम परेड के लिए। राइट, और जब सभी कक्षाएं तैयार हो जाएं तो स्कूल का छात्र नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। यानी सबसे पहले मॉनिटर आएंगे, वो छात्र नेता का अभिवादन करेंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि उनके जो छात्र हैं वो आपके तैयार हैं ध्वजारोहण के लिए, यानी सलामी देने के लिए। राइट नाउ बिल्कुल तैयार हैं, परेड बिल्कुल तैयार है। फिर वो छात्र वहां से चल करके जाएगा, जो चुना हुआ छात्र है वो प्रधानाध्यापक के पास जाएगा, अगर प्रधानाध्यापक को झंडा फहराना है। और अगर कोई गणमान्य व्यक्ति को उस दिन बुलाया गया है, अगर वो झंडा फहराएगा तो उसके पास वो चुना हुआ छात्र जाएगा और फिर वो उसका अभिवादन करेगा। अभिवादन करने के बाद जैसे ही वो अभिवादन करेगा तो वो प्रधानाध्यापक हो या वो गणमान्य व्यक्ति हो, उस अभिवादन को स्वीकार करेगा। चलिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है आगे कहता है कि झंडे को सलामी देने के बाद, अब जब ये हो गया तो झंडे को सलामी दी जाएगी। सलामी देने के बाद, झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। राइट नाउ पहले झंडे को सलामी दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रगान होगा। ध्यान रहे, राष्ट्रगान के दौरान आपको क्या रहना है, सावधान अवस्था में, यानी विश्राम अवस्था में, यानी इस तरह से खड़े नहीं होना है। राइट नाउ एकदम पूरे अटेंशन के साथ सावधान पोजीशन में खड़े होकर के क्या करना है, राष्ट्रगान करना है। यह इस नियमावली में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। आगे आइए, अब अगर मान लीजिए इस मौके पर कोई शपथ ग्रहण की जानी है कि भाई हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कोई नैतिक इस तरह का शपथ ग्रहण करनी है, या किसी खेल के प्रति कोई कुछ भी हो सकती है, राइट नाउ जिसका विकास से, उत्थान से संबंध है जिसका, तो इस तरह की अगर कोई शपथ ग्रहण की जानी है तो राष्ट्रगान के बाद फिर क्या होगा, यदि किसी मौके पर शपथ ली जाती है तो राष्ट्रगान के बाद प्रधानाध्यापक उस शपथ को पढ़ते हैं और सभी बच्चे अपना दायां हाथ, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करेंगे, दायां हाथ, यानी जिसने झंडा ध्वजारोहण किया है वो क्या करेंगे, उस शपथ को पढ़ेंगे और बच्चे दाहिना हाथ आगे करके पहले वो बोलेंगे, उसके बाद फिर छात्र बोलेंगे। इस तरह से शपथ को दोहराया जाता है। तो ये है आपके स्कूल और कॉलेज में ध्वजारोहण से संबंधित नियमावली। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जो जरूरी समझी गई वो मैंने यहां पर शामिल कर ली हैं। और अगर और आपको इस पर विस्तार से जानना है तो आप भी वे साइट पर जाकर के आप सीधे देख सकते हैं, पूरी संहिता आपकी दी हुई है। राइट नाउ और विस्तार से अगर आपको जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इतनी जानकारी है तो ये पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है एक सजग नागरिक होने के नाते। और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। आगे आइए, भारतीय ध्वज संहिता 2002, जिसमें आपके पहले दोनों कानूनों को सबको उसमें मिला करके एक कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, यानी कि किस तरह से झंडे को फहराया जाना है, यानी फ्लैग होस्टिंग किस तरह से होगी, उसकी क्या नियम होंगे, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। अब इसमें क्या कहा है, सबसे पहली बात तो ये कही है कि झंडे का निर्माण कैसे होगा, यानी निर्माण कैसे होगा। ये आप देखेंगे कि एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, राइट नाउ बीपीएससी में भी क्वेश्चन है। राइट, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय झंडे का निर्माण हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए धागे या ऊन या सिल्क, धागा, ऊन या सिल्क, और यहां खादी भी है, खादी के कपड़े का बना हुआ होना चाहिए। यह तो निर्माण के बारे में कहा गया है आपकी ध्वज संहिता 2002 में कि आपके तिरंगे का निर्माण कैसे किया जाएगा। अब आ जाइए, राष्ट्रीय झंडे का आकार क्या होगा, तो आकार होगा आपका आयताकार।
इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, 2023 में आईएएस में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है। तो झंडे का आकार क्या होगा? आयताकार होगा, जो 3:2 में होगा। किसमें होगा? 3:2, यानी 3 मीटर ये क्या होगा? चौड़ा होगा, और 2 क्या होगा? 2 उसकी हाइट होगी, यानी 3 और 2 के अनुपात में होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि अब इसी लेवल पर मीटर में कितना लेकर के जाएंगे राइट नाउ, तो वो फिर अलग अलग सिनेरियो में ये भी दिया हुआ है कि फिर उसका जो आमाप है वो कितना कितना होगा, लेकिन होगा 3:2 में ही, ये फिक्स है ये। अब उसमें साइज को लेकर के राइट नाउ, अब उसमें गुणक को लेकर के आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो मनमाना परिवर्तन नहीं हो सकता। वो भी आपको ध्वज संहिता में दिया हुआ है कि कहां कितने बड़े आकार का आपको लेना है राइट। लेकिन अनुपात क्या होगा? 3 और 2 का होगा, यानी 3 हो गई आपकी लंबाई और 2 हो गई आपकी चौड़ाई। अब आइए भारतीय झंडे को, अब ये तो हो गया आकार निर्माण को लेकर के। अब जब आप झंडा फहराएंगे तो यहां एक और बात है, यहां जैसे और भी झंडे हो सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे विदेश में आप कहीं पर राजदूत हैं और 15 अगस्त को आप वहां पर भी क्या करेंगे? 15 अगस्त को यानी अपने स्वतंत्रता दिवस पर वहां पर ध्वजारोहण करेंगे एम्बेसी में। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, फ्रांस में हैं, जहां हमारे दूतावास बने हुए हैं, तो वहां पर क्या होना है? यानी वहां पर भी जो है ध्वजारोहण होना है। तो जैसी बात है कि वहां ध्वजारोहण होना है तो वहां का भी तो ध्वज होगा उस कंट्री का राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि वहां कई और झंडे भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी ध्वज संहिता क्या कहती है कि एक पोल पर हमारा स्वतंत्र झंडा होगा, यानी हमारे झंडे के साथ में कोई और झंडा उपयोग नहीं किया जा सकता, न तो स्वदेश में या कहीं विदेशी भूमि पर भी इस तरह का कोई आपका कार्यक्रम है तो वहां पर भी। यानी हमारा जो झंडा है वो एक ही पोल पर स्वतंत्र रूप से होगा, उसके साथ और कोई दूसरा झंडा नहीं होगा। जैसे कल 15 अगस्त है आपकी राइट, और उस पर जब आप झंडा फहराएंगे तो उसके साथ जैसे कभी जैसे धार्मिक आस्था होती है तो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए आपके घर पर क्या होते हैं? आपके झंडे लगे हुए होते हैं राइट, या कोई दूसरा आपका कोई इस तरह का कोई झंडा आपके घर पर लगा हुआ है राइट, या किसी प्रतिष्ठान में लगा हुआ है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उस झंडे के साथ ही आप क्या करें, उसी वाले पोल पर यानी आप जो तिरंगा झंडे को भी आप लगा दें, तो ये अपमान होगा और ये इस कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा? वायलेशन होगा। इस चीज की आपको अनुमति नहीं है, यानी स्वतंत्र पोल पर हमारा झंडा लगाया जाएगा, राष्ट्रीय तिरंगा। अरे भाई आप कोई साधारण बात थोड़ी नहीं है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं आपको राइट नाउ कि ध्वजारोहण और आपके जो ध्वजा का फहराना, इन दोनों में क्या फर्क है राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका राष्ट्रीय झंडा है ये तिरंगा, ये आपकी संप्रभुता का प्रतीक है, आपको एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बता रहा है। यानी ये आपका प्रमाण है कि आप अपने स्वदेशी मामले और विदेशी मामलों में स्वतंत्र रूप से नीति निर्माण करने में समर्थ हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में समर्थ हैं, ये है आपका राइट। तो जायसी बात है कि आप किसी दूसरे झंडे के साथ कैसे लगाएंगे, एक कॉमन सेंस वाली भी बात है अगर आप मूल संकल्पना को आप समझते हैं तो राइट। लेकिन फिर हमने इसको, चूंकि हर व्यक्ति को तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है राइट नाउ कि संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता का क्या मायने है, तो आम व्यक्ति भी उसको फॉलो अप कर सके, इसलिए हमने ये नियमावली क्या की है, तैयार की हुई है। तो ध्यान से आप समझिए, भारतीय झंडे को अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाना चाहिए, नहीं फहराया जाना चाहिए। किसमें? एक ही ध्वज दंड में, बल्कि भारतीय झंडे का ध्वज दंड अलग होना चाहिए और उस पर और कोई भी, उस ध्वज दंड पर और कोई ध्वज नहीं होना चाहिए, सिर्फ तिरंगा होना चाहिए राइट। ये नियमावली है। नियमावली का अगला पॉइंट क्या कहता है? जनता द्वारा, अब ध्यान से आप समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है
कि अनुच्छेद 19 की, ध्यान से आप समझिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि अनुच्छेद 19 की धारा 1 के तहत झंडा फहराना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। कोर्ट ने यह अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है, यानी झंडा फहराना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 19 की धारा 1 के तहत। यानी आप झंडा फहरा सकते हैं कभी भी, यह आपको स्वतंत्रता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम है या आपका कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राइट, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो अभी वहां बताए थे ना निर्माण को लेकर के कि भाई किसका झंडा बनाया जाना चाहिए, तो इन अवसरों पर आप क्या कर सकते हैं, कागज का झंडा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल 15 अगस्त है तो कल 15 अगस्त को कागज के झंडे का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह ध्वज संहिता में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है, को फहराया जा सकता है, लेकिन ऐसे झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कल खूब राष्ट्रभक्ति होगी, लोगों में झंडे के प्रति आस्था होगी, और अगले दिन आप देखेंगे कि झंडे जो है वो कागज वाले हैं, वो रोड पर पड़े हुए दिखाई देंगे और उनको स्वीपर क्या कर रहा होगा, झाड़ रहा होगा। तो ये हमारी ध्वज संहिता का क्या है, उल्लंघन है, पहली बात। और कानून आप छोड़िए, ये आपकी असंवेदनशीलता को प्रकट करता है, संवेदनहीनता को प्रकट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सिर्फ झंडा फहराना एक फैशन के तौर पर है, यानी आप उसके मूल भाव को नहीं समझते हैं कि यह झंडा ये बता रहा है कि आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं, राइट, आप संप्रभुता संपन्न हैं, किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। और इसकी बड़ी कीमत चुकाई थी हमारे पूर्वजों ने, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष, यानी 7 लाख से अधिक हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, और उस बलिदान की वजह से यह दिन हमें मिला, राइट, और यह झंडा हमें मिला। और उसको उठा करके आपने लिया और फिर उस दिन आपने एक पर्व के तौर पर अपनाया, राइट नाउ, एक फैशन के तौर पर यूज किया और उसको उठा करके कहां आपने फेंक दिया। यह नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट तौर पर इसमें लिख दिया गया है कि भाई जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और उसका सम्मान पूर्वक निपटान किया जाना चाहिए, सम्मान पूर्वक निपटान कर दिया जाना चाहिए जैसे ही आपका पर्व समाप्त होता है। आगे अब बात आती है कि क्या आप झंडे को वाहन पर लगा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यानी तिरंगा झंडा बना करके ऐसा नहीं है कि आप जैसे कपड़े हैं और आप जैसे आपने झंडा तैयार हुआ, राइट, और आप देख रहे हैं कि खादी का झंडा है, आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और पता चला कि झंडा उतार करके उसमें से आपने कुर्ता सिलवा लिया, या आपने उस झंडे से क्या किया, अपनी गाड़ी का कवर सिलवा लिया, या उस झंडे से आपने, यानी उस झंडे को आपने अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए उसका यूज कर रहे हो, यह मान करके यह कपड़ा है, तो यह आपकी ध्वज संहिता का उल्लंघन है और यह आपके झंडे का अपमान है। क्या कहा है कि झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता, राइट। पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, राइट नाउ, नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, राइट नाउ, कि झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव और वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में उपयोग नहीं ला सकते। एक और खास बात है इसमें, और वो क्या है कि झंडे का प्रयोग आप वर्दी सिलवाने के लिए नहीं कर सकते, यानी तिरंगे झंडे में आप अपनी वर्दी नहीं सिलवा सकते, आप अपनी पोशाक नहीं बनवा सकते, राइट, और ना ही झंडे को रूमाल के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि आपने झंडा लिया और देशभक्ति दिखा रहे हैं और रूमाल बना रहे हैं, और रूमाल बना करके क्या कर रहे हैं, उसे पसीना पोंछ रहे हैं, अपनी नाक पोंछ रहे हैं। यार ये क्या है, ये तो बदतमीजी है ना, राइट, कि आप यानी तिरंगे को रूमाल के रूप में अपनी पॉकेट में रखोगे, राइट, तो ये क्या है, आपका अपमान है
और ध्यान दीजिएगा, आपके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई हो जाएगी। ये आपराधिक श्रेणी में आता है, ये कानून का उल्लंघन है, राइट। या पता चला कि आपने जो तिरंगा झंडा है, राइट, अब आपने क्या किया कि 26 जनवरी को उपयोग किया, 15 अगस्त को उपयोग किया, फिर आपने देखा कि अच्छा ठीक है, और या फिर आपको रास्ते में कहीं पड़े हुए मिल गए इस तरह से, क्योंकि संवेदनहीनता की भी हद है भारत के अंदर। कुछ हैं इस तरह के लोग जिनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है इस तरह की, राइट। अब क्या कहें, है तो है। अब पता चला कि उसको उठा लिया और उठा करके पता चला कि तकिया का खोल सिलवा करके उसको यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, जब तक पता नहीं चल रहा है तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन पता चल गया और कोई पीछे लग गया तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, राइट। यानी झंडे को आप रूमाल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, तकिया या किसी अन्य ड्रेस पर इसको मुद्रित नहीं किया जाएगा। यह भी नोट कर लीजिएगा कि तिरंगा मुद्रित करके आप शर्ट पर यूज करें, तकिए में यूज करें, नो। अरे भाई, ये आपकी संप्रभुता का प्रतीक है, ये आपकी पहचान है आपकी, राइट। तो झंडा कोई साधारण बात नहीं है, इस संवेदना को आप समझिए, राइट। तो ये सब आपको नहीं करना है, इससे बचना है। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का और कोई भी वस्तु हो, सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। यानी किसी को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा, यह ध्वज संहिता कह रही है आपकी। आइए, जिस जगह, अब जैसे कल आपका 15 अगस्त है, खुला हुआ है, राइट, तो अब यह भी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, ओला वर्षे, कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, राइट, वो झंडा फहराया जाना चाहिए, राइट। जैसे आपने सूर्योदय के समय आपने झंडे को क्या कर दिया, ध्वजारोहण कर दिया, और 10, 11, 12 बजे तक क्या हुआ, सब कुछ ठीक, और पता चला कि शाम को यानी और उसको उतार करके आपने रख दिया। भाई ये सब नहीं होगा। कब तक रहना चाहिए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, यह ध्वज संहिता कहती है 2002। चाहे मौसम कैसा भी हो, मौसम की आपको परवाह नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश आ रही है तो पता चला कि आपने उसको उतार करके और फोल्ड करके रख दिया, ऐसा नहीं होगा। ये रहता हूं सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो क्या होगा, फहराता रहेगा। तो ये भी है इसमें, यानी जिस जगह झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है वहां पर मौसम की चिंता किए बिना, किसकी, मौसम की चिंता किए बिना झंडे को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। यह है इसमें। आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसके लिए, यानी आप रात में भी तिरंगा, अब यहां सूर्यास्त की बात हो गई तो अगला प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि क्या रात में, जब फंडामेंटल राइट हो गया आपका, तो भाई आप जब मन चाहे तब आप तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं, तो क्या रात में भी फहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पोल बहुत ऊंचा होना चाहिए। यानी यह नहीं है कि छोटे से उस पर आपने छत पर या किसी पर फहरा दिया, नो, पोल बहुत ऊंचा होना चाहिए, आसमान में वो तिरंगा दिखना चाहिए, चमकना चाहिए। इस तरह से आपको रात में झंडा फहराना है, अदरवाइज नहीं। इसके साथ ये शर्त जुड़ी हुई है। तो एक ये हो गया। अच्छा, चूंकि झंडा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने स्वदेशी और विदेशी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में समर्थ हैं। ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, राइट। और हम क्या हैं, एक संप्रभु देश के नागरिक हैं। ये झंडा ये बता रहा है कि हम क्या हैं, एक संप्रभु देश के नागरिक हैं। इस संवेदना को समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये। अब बात आगे क्या बढ़ रही है आपकी, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आजकल गाड़ियों पर, वाहनों पर तिरंगा झंडा को लगाने की क्या हो गई है, एक फैशन हो गई है। यह गलत है, राइट नाउ। ध्वज संहिता क्या कह रही है, यानी वाहनों पर ध्वज के मामले में नियम क्या है, तो नियम यह है कि वाहनों पर ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है, केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर। अब ये गणमान्य व्यक्ति कौन होंगे,
तो इसका स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कि वो कौन कौन लोग हैं जिनकी गाड़ियों पर भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। वो कौन कौन है आपके, तो भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति जिस गाड़ी में चलेंगे उस गाड़ी पर आपका तिरंगा झंडा लगा हुआ होगा। उपराष्ट्रपति जिस पर चलेंगे उस पर तिरंगा झंडा होगा। आपके राज्य स्तर पर जो गवर्नर हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी गाड़ियों पर लगा होगा। विदेशों में जो हमारे मिशन जाते हैं राइट नाउ, जैसे मान लीजिए प्रतिनिधि मंडल हम भेजते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उनके वाहनों पर भी क्या रहेगा, वहां पर तिरंगा झंडा लगा होगा। प्रधानमंत्री की गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा हुआ होगा और केंद्र के सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, उप मंत्री हों, यानी केंद्र के सभी मंत्रियों, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की गाड़ी पर ध्वज लगाया जा सकता है। ध्वज लगाने का प्रावधान है ध्वज संहिता 2002 के अनुसार। तो यह है संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री, क्योंकि उसमें सीधे लिस्ट दी हुई है तो लिस्ट को हमने एज इट इज यहां पर क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। तो आइए आगे कौन है आपके, राज्य का जो मुख्यमंत्री है और राज्य के जितने भी चाहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो किसी भी स्टेट में, उनको अपने वाहनों पर, सरकारी जो वाहन हैं उन पर क्या होगा, आपका ध्वज लगाने की अनुमति है। मंत्री जिस भी गाड़ी से चलेगा उसमें वो ध्वज लगा सकते हैं। राइट, क्यों लगा सकते हैं भाई, गवर्नमेंट है ना, क्या है, गवर्नमेंट, यानी आप राज्य के क्या हैं, एजेंट हैं, यानी आप संप्रभु राज्य हैं। तो राज्य को व्यावहारिकता कौन प्रदान करता है, सरकार और सरकार के अंग। तो यानी कार्यपालिका के जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गए, उनकी गाड़ियों पर ध्वज लगाने की अनुमति है। राइट, स्टेट लेवल पर गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और अन्य मंत्री हो गए, उनको लगाने की अनुमति है। तो कार्यपालिका शाखा। ठीक, अब आ जाइए विधायिका शाखा। तो विधायिका शाखा में कौन है आपके, तो विधायिका शाखा में सांसद और विधायकों को नहीं है, बल्कि किनको है, लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को और राज्यसभा के उपसभापति को। अब आ जाइए स्टेट लेवल पर, विधानसभा के अध्यक्ष को और विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को और विधानसभा के उपसभापति को। इन्हें अपनी गाड़ियों पर क्या करना हो, वाहनों पर आपके ध्वज लगाने की अनुमति दी गई है। तो विधायिका हो गया, सांसद विधायक को नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। आइए, यही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आगे, अब ये तो हो गया विधायिका। अब आज आइए आप न्यायपालिका में। न्यायपालिका में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य सभी न्यायाधीशों के वाहनों पर ध्वज लगाने की अनुमति है। तो न्यायपालिका शाखा हो गई। राइट, अब आ जाइए स्टेट लेवल पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अब आइए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वाहन पर भी ध्वज लगाने की क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। तो ये लिस्ट है आपकी ध्वज संहिता में, जिनके वाहनों पर आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, उसे लगाने की अनुमति है। और ये क्यों अनुमति दी गई है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम एक संप्रभु राज्य हैं और संप्रभु हैं तो राज्य को व्यावहारिकता कौन प्रदान करती है भाई, राज्य के 4 अंग होते हैं, यानी 4, जनसंख्या, पहला हो गया टेरिटरी, दूसरा हो गया जनसंख्या, तीसरी हो गई सरकार और चौथी बात हो गई संप्रभुता। तो राज्य को व्यावहारिकता कौन प्रदान करता है, सरकार, और सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके वाहनों पर तिरंगा को लगाने की अनुमति दी गई है ध्वज संहिता 2002 के तहत। तो ये थी आपकी इससे रिलेटेड जानकारी। अब आइए, यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, जरा आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे अगर मान लीजिए
अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आया है, कोई गणमान्य व्यक्ति है, और हमने उसको गाड़ी दी है घूमने फिरने के लिए, वो जिस मकसद से आए हैं वहां, तो हमने उन्हें अपनी गाड़ी दी है। तो जब हम अपनी गाड़ी उन्हें देंगे तो उस पर उनके देश का भी ध्वज होगा और हमारा अपना भी ध्वज होगा, तिरंगा। तो अब यहां प्रश्न यह उठता है कि गाड़ी के दाहिनी तरफ हमारा झंडा होगा और बाहीं तरफ उस गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा होगा। यह बात नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कार में यात्रा करता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार की दाहिनी ओर लगाया जाता है। नोट कर लेना इस पॉइंट को, कार की दाहिनी ओर लगाया जाता है, और विदेशी व्यक्ति के देश के ध्वज को कार की बाईं तरफ लगाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कोई विदेश मंत्री आया है, किसका, या कोई और भी कोई भी गणमान्य व्यक्ति हो सकता है, राइट, वो भारत भ्रमण पर आया हुआ है और भारत सरकार ने उसको क्या दी है, अपनी गाड़ी दी है, तो उस गाड़ी पर दाहिनी ओर हमारा तिरंगा झंडा होगा और बाईं ओर उस गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा लगा हुआ होगा। यह हमारी ध्वज संहिता से संबंधित ये कोड ऑफ कंडक्ट है, जिनके आधार पर आप ये विनियमन होता है, राइट। ये था इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन सूचना के लेवल पर और जागरूकता के लेवल पर आपको एक बेहतर समझ देगा, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एक सजग नागरिक होने के नाते कि आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी समूह में लोगों में इस तरह की जानकारी का अभाव है, तो आप उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक झंडे के फहराने के मामले में नियमावली का पता हो, ताकि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त या आगे जब 26 जनवरी आएगी तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में तिरंगे का आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे से फहराते हैं, राइट, लेकिन उसके बाद उसका अपमान ना हो, यह जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए। ये उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। तो संवेदना पैदा करने के उद्देश्य से ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं, तो वो स्टूडेंट जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा जब भी वो वीडियो देखेंगे कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से इसमें प्रश्न किए जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट्स को भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हो, ऐसा मेरा शुभकामनाएं हैं। और आइए मिलकर के राष्ट्रीय पर्व भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है कल, उसको मनाते हैं। और मैंने लगातार 3 वीडियो जारी किए हैं, इन तीनों वीडियो को आप देखिए। एक मैंने वीडियो जारी किया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। दूसरा वीडियो आपके लिए यह था कि ध्वजारोहण और ध्वजा को फहराने में क्या अंतर है। तीसरा वीडियो उस पर यह गया था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। और चौथा वीडियो है ये ध्वज संहिता को लेकर के, राइट, और नियमावली को लेकर के। तो ये चारों वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों वीडियो को आप अधिक से अधिक क्या करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में सभी जगह इनको शेयर करें, ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो। और बड़ी सरल भाषा में इनको समझाने की कोशिश की गई है, राइट। तो आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और जय हिंद।